हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। वीडियो पसंद आए तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करना। और साथ में मेरी वीडियो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको बाद में इंग्लिश में सुनाई देती है तो प्लीज़ अपने फ़ोन की। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि स्वानी कांच की उस गैलरी से होते हुए एक नदी में छलांग लगा देती है और उस जैसे ही वो उस नदी में छलांग लगाती है, नीचे वह तैरती हुई एक सुरंग में प्रवेश कर जाती है। सुरंग के भीतर चारों तरफ घना अंधेरा था, पानी ठंडा और भारी था और उसमें हल्की सी बदबू फैल रही थी। ऊपर से अब टप टपी बूंदें सुरंग की दीवारों को टकरा कर डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। स्वानी ने अपनी सांस रोकते हुए तैरना स्टार्ट किया। उसके माथे में अब भी नक्शा था। उसने अपने कपड़ों में अब कस कर लपेट रखा था ताकि भीग ना जाए। लेकिन अचानक पानी के भीतर कुछ ठंडी और चिपचिपी चीजें उसके पैरों से चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं, या ये कहा जाए कि उसके पैरों पर लिपट जाती है। सुहानी, अरे अरे अरे, ये क्या है? दीवारों की दरारों में से काले सांप निकलकर पानी में सरक रहे थे। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में भी दिख रही थी। स्वानी ने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका, लेकिन एक मोटा सांप उसकी कमर तक लिपट गया। पानी की सतह पर हलचल मच गई थी। मन ही मन, अगर अभी इससे निपट नहीं पाई तो यह खत्म कर देगा मुझे और मैं शायद मर भी जाऊंगी। उसने अपनी कमर में बंधे धातु के छोटे से खंजर को निकाला और जोर से सांप के शरीर में वार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सब हिम्मत उसे दमयंती की औरतों के साथ रहकर आई थी। साथ में कुछ ऐसी टेक्निक भी खुद स्वानी ने सीख ली थी जो उसे पहले कभी नहीं आती थी, क्योंकि जब वह उसकी इस टीम में शामिल की गई तो उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग की गई, जिस कारण से वह आज इतनी निपुण हो पाई है। पानी में खून की धारा फैल गई थी और सांप दर्द से फिसलकर दूर चला गया था। अब लेकिन सांपों की गंध से और भी कई छोटे छोटे सांप उसकी ओर आने लगे। स्वानी ने तेजी से तैरती हुई सुरंग की अगली ओर रास्ता पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। हवा इतनी कम थी कि हर सांस घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके प्राणों से उसकी सांसें को खींचने का काम कर रहा है। मन ही मन, मुझे जिंदा रहना है, बस थोड़ा और। वह जैसे तैसे करके चट्टान पर चढ़ी और हाफते हुए ऊपर देखा। नक्शे पर निशान साफ था। जहां दीवार पर सफेद पत्थर चढ़ा होगा, वहीं से बाहर निकलने का रास्ता भी स्टार्ट होगा। उसने अंधेरे में हाथों से दीवार टटोली और उंगलियां कई बार दीवार पर मारी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे ही स्वानी ने दूसरी तरफ देखकर अपनी उंगलियां दूसरी तरफ पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही वह दूसरी तरफ चली जाती है उस चीज को टटोलने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत सारी काई साथ में गीली मिट्टी थी, जिस कारण से उसके हाथ फिसले जा रहे थे। तभी अचानक उसकी हथेली में एक चिकने ठंडे सफेद पत्थर पर जा टिकी। सुहानी धीरे से, यही है, यही है वो रास्ता। उसने पत्थर को दबाया और भारी आवाज के साथ दीवार हिलने लगी। दीवार के पीछे एक संकरा मार्ग खुला हुआ था। वह तुरंत उस रास्ते से घुस गई और घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ी। हवा और भी भारी हो गई थी, लेकिन दूर से घोड़े की हिन हिनाने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद वह सुरंग से बाहर निकली और खुद को पुकारने में असमर्थ हो गई थी। वहां घोड़े की टूटी मूर्तियां और बंजर जमीन, कुछ लकड़ी के टुकड़े और धूल फैली हुई थी। स्वानी ने चारों ओर देखा। तभी अंधेरे में एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया। धीरे धीरे करके वो आवाज उसके कानों तक आ गई। जैसे ही वह उस तरफ देखती है, वह हैरान हो जाती है। यहाँ पर भी कोई इंसान रहता है। वह बूढ़ा आदमी दिखने में बिल्कुल बूढ़ा लग रहा था, लेकिन जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर था वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वास्तव में ये व्यक्ति इतना बूढ़ा है। लेकिन फिर भी वह उसे बूढ़े बाबा कहती है। तभी बूढ़ा सवाल आखिरी कहता है कि तू पहुंच गई हो यहाँ तक। मैं जानता था तेरे का खून एक दिन यहाँ जरूर लौटेगा। सुहानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुहानी, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? बूढ़ा अब रखवाला धीरे धीरे अब छड़ी से सहारे से आगे आया। उसकी आंखों में रहस्य और दर्द दोनों ही छुपा था। वह किसी से कुछ नहीं कहना था। बूढ़ा, हाँ, और अब तू ही है जो दमयंती के किले का सच दुनिया के सामने ला सकती है। लेकिन पेरिस की राह अभी और भी खतरनाक है। सुहानी ने नक्शा उसके सामने खोल दिया।
स्वानी मुझे रास्ता दिखाओ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर अब वह उस व्यक्ति की तरफ देखने लग जाती है। बूढ़ा मन ही मन सोच रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, और जो कुदरत का लिखा होता है उसे भला कौन टाल सकता है। भले ही व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को दबाकर कितना ही रखता हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसका अस्तित्व यानी कि उसकी पुरानी छाप ही उसके सामने एक दिन उसके अहंकार और उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती है। ये कहकर वह व्यक्ति चुप हो जाता है। अब वह व्यक्ति सुहानी की तरफ आंखों की तरफ देखने लग जाता है। सुहानी भी उसकी आंखों से आंखें मिलाती है और फिर समझ जाती है कि इसके अंदर पता नहीं कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अब बूढ़ा धीरे से, तेरे पिता जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे पेरिस तक पहुंचने के लिए एक खास रास्ता बनाया था। यह रास्ता सिर्फ पेरिस के लोगों को पता था। अब तू ही उनकी वारिस है, तो इसलिए ये राज तुमसे साझा कर रहा हूँ। वह सुहानी को अस्तबल के पीछे ले गया, जहाँ धूल और जंग से ढकी हुई पुरानी लोहे की गाड़ी रखी हुई थी। बूढ़ा, ये गाड़ी बाहर की टूटी फूटी दिखती है, लेकिन उसके पहियों के नीचे एक गुप्त तंत्र है। ये गाड़ी सीधे ही पेरिस जाने वाले जंगल के रास्ते में घुस जाएगी, जहाँ से सैनिक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। स्वानी ने गाड़ी पर हाथ रखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये गाड़ी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, ये एक बहुत दिनों या बरसों पुरानी किसी की मेहनत की सफलता थी। सुहानी, अगर यही रास्ता है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। दमयंती के लोग, दमयंती की औरतें मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतनी देर तक आसानी से नहीं बैठ सकते। अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा कि कोई उनके ग्रुप का भाग गया है। तभी वह आदमी उसकी तरफ देआस भरी नज़रों से देखता है। तभी सुहानी उसका हाथ थामते हुए कहती है, अगर आप मेरे पापा को जानते थे तो आप मेरे पापा जैसे ही हुए ना। अंकल जी, प्लीज़ आप गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बूढ़ा बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। वह कहता है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बाहर से घोड़े की टोपों की आवाज़ गूंज उठी। अब धूल का गुब्बारा उठा। दमयंती के सैनिक अस्तबल की ओर तेजी से आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वे इन खतरनाक भरे रास्तों से नहीं आए थे, क्योंकि ये तो गुप्त रास्ते से सुहानी आई थी, जिस रास्ते से उन्हें यहाँ पर आने तक कम से कम बहुत सारी मुसीबतों और कई घंटों का काम समय लगता था। लेकिन जिस रास्ते से वो आए हैं वो उनके द्वारा तैयार किया गया रास्ता है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट जैसे कोई सड़क पर गाड़ी दौड़ रही हो। अब बूढ़े बाबा कहता है, तुम्हें लेट नहीं करनी चाहिए, अब जल्दी से जाओ, इस गाड़ी में बैठ जाओ। तो इतना सुनना ही था, सुहानी तुरंत गाड़ी में कूद गई। बूढ़े बाबा ने गुप्त तंत्र दबाया और घोड़ा चीखते हुए दौड़ पड़ा। गाड़ी जंगल के अंधेरे रास्ते में घुस गई। पीछे सैनिक चिल्ला रहे थे, रुको, भागने नहीं पाएगी तू। कुछ सैनिकों ने अपने घोड़ों को तेज कर लिया तो धीरे धीरे अब बढ़ आगे की तरफ सुहानी का घोड़ा बढ़ चला था, लेकिन गाड़ी गड़बड़ाकर अभी आगे बढ़ी ही थी। सुहानी ने कमर में अब खंजर निकला, क्योंकि गाड़ी के पीछे सैनिकों ने वार कर दिया था। एक सैनिक गिर पड़ा, लेकिन बाकी उसका पीछा कर रहे थे। गाड़ी अचानक जंगल के बीच अब दो मुहे रास्ते पर आ गई थी। बूढ़े ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, एक सीधा पेरिस का लेकिन दुश्मनों से भरा, दूसरा खतरनाक दलदल से होकर, लेकिन वही दमयंती के लोगों नहीं पहुंच पाएंगे। सुहानी ने बिना झिझके ही उस दलदल रास्ते को चुना। दमयंती के हाथों से पकड़ने से अच्छा है वह इस दलदल से पार करना ही सही समझेगी। गाड़ी दलदल की ओर बढ़ चली। पीछे से सैनिक गुस्से से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका पीछा करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी अपने घोड़े उस साइड बढ़ा लिए थे, तो उनके घोड़े अब उस कीचड़ में फंसने लग गए। लेकिन बड़ी ही चालाकी और फुर्ती के साथ सुहानी आगे बढ़ चली थी। कुछ देर बाद गाड़ी दलदल पार कर शांत रास्ते पर आ चुकी थी। बूढ़ा दूर खड़ा ये सब नज़ारा देख रहा था, मानो इन सब के बारे में उसे पहले से ही पता था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। बूढ़ा, आज तो बच गई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। पेरिस पहुंचकर तुझे दमयंती का असली चेहरा दुनिया को दिखाना होगा। स्वानी ने आसमान की ओर देखा, जहाँ सुबह की पहली किरणें निकल रही थी। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पेरिस पहुंचकर दमयंती का खेल खत्म जरूर करूंगी। इतना कहकर आप स्वानी अपने घोड़े की लगाम को खींच देती है, जिससे कि घोड़े की स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। जहाँ रोहित अनिका से बहुत कुछ छुपा रहा था, लेकिन अनिका भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि रोहित को वह ध्यान से नोटिस कर ही नहीं रही थी। धीरे धीरे करके अनिका बच्चों के साथ बिजी हो जाती है, तो वहीं रोहित ओ कॉलेज के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं इस पूरी टीम के मेंबर्स अब अंडरग्राउंड लैब
में पहुंच जाते हैं जहां पर उन सभी ने एक मीटिंग रखी थी। अब रोहित की टीम अच्छे से सारी चीज़ों को अपने अरेंजमेंट कर लेती है क्योंकि उन्हें आज रात को ही यहाँ से निकलना था। बिल्कुल सभी को एक कॉपी दे दी गई थी जिसके अंदर उनके पूरे ही मिशन के तहत क्या किस टाइम पर किसको क्या करना है सभी बातें लिखी हुई थी। सभी को पढ़ने के लिए दे देता है। उसके तुरंत बाद वह अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है क्योंकि रोहित को वहाँ पर भी बहुत कुछ देखना था क्योंकि वहाँ पर मनीषा गुलेरिया के साथ साथ कामनी भी वहीं पर थी। अब उन पर भी तो नज़र बना कर रखनी थी। अब धीरे धीरे करके रोहित जैसे ही घर आता है शाम हो जाती है। रोहित अनिका और बच्चों के साथ काफ़ी बातें करता है और सभी आराम से बैठकर अब लिविंग रूम में बच्चों के साथ अंताक्षरी खेलते हैं क्योंकि बच्चे आजकल काफ़ी बिजी रहने लग गए थे। इस कारण से रोहित ने सोचा कि कुछ टाइम बच्चों के साथ भी बिता दिया जाए। आज रोहित जी भर के अपने बच्चों को देखना चाहता था, जी भर के उनके साथ खेलना चाहता था क्योंकि रोहित को भी नहीं पता था कि आगे का अंजाम क्या होगा। वह अनिका से भी बहुत प्यार से बात करता है। अनिका और रोहित अब धीरे धीरे करके सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। करीब रात के 10 बज चुके थे। रोहित अनिका भी अपने बेडरूम में आ जाते हैं। रोहित और अनिका दोनों ही जैसे बेडरूम में आते हैं, अनिका अपने बेड पर लेटने के तुरंत बाद आराम से बैठ जाती है क्योंकि अनिका को नींद नहीं आ रही थी। वहीं रोहित जो कि अनिका से दूसरी डायरेक्शन में फेस करके लेट गया था, बस यही देख रहा था कि अनिका जल्द से जल्द सो जाए, उसके बाद मुझे निकलना भी है। लेकिन अनिका की आंख नहीं लग रही थी। वह रोहित की तरफ खिसक जाती है। फिर रोहित का फेस अपनी तरफ करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ? आजकल तो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई देने लग गए। 2 दिन पहले तो बड़ा रोमांस आ रहा था, लेकिन अब तो अपनी बीवी पर प्यार भी नहीं आ रहा। इतना कहकर अब रोहित अनिका की तरफ देखता है। उसके आंखों पर आई हुई उसके बालों की लटों को पीछे करते हुए अनिका के फेस पर अपना हाथ फेरता है। फिर अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ पर एक किस करता है। साथ में एक दूसरे की दोनों आंखों में देखते रहते हैं। फिर अनिका के फोरहेड पर किस करता है, दोनों चिक पर, चैन पर, फिर लिप्स पर। ऐसा करके रोहित अपने प्यार को बयां कर रहा था, लेकिन दूसरे पर डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि आगे कुछ भी हो सकता है। वह अनिका को जी भर के देख लेना चाहता है, इसलिए वह अनिका को घूर घूर कर देख रहा था। अनिका इससे परेशान होते हुए कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ? क्या आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं? रोहित बदले में एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, अनिका मैं तुम्हें जितना भी देखूं उतना ही कम है। इतना कहकर रोहित अनिका से कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए सो जाओ। अब अनिका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ समय बाद ही अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। रोहित अब जल्दी से अनिका के सिर के नीचे से अपना हाथ निकालता है और उसके नीचे पिलो रखते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अब धीरे धीरे करके फिर सभी नीचे अपने मिशन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुके थे। रात के करीब 3:05 हो चुके थे। पुराना सर्विस कैबिन जिसकी कुंजी नाना ने रोहित को दी थी, अब चरमराती हुई लकड़ी और जंग लगी हुई लोहे की सीढ़ियों से घिरी थी। ऊपर से बारिश की बूंदें टपक रही थी, जैसे माहौल पहले से ही कई थ्रिलर की तरह से खड़ा हो गया हो। रोहित ने सांस गहरी खींची और चुपके से अपने साथी सदस्यों का इशारा किया। कौटिल्य के हैक से कैबिन का इलेक्ट्रिकल लॉक निकल गया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। भीतर से धूप की गंध और पेट्रोल की हल्की सी तासीर आई। जॉन ने अपनी कलाई से एक छोटी सी रोशनी छोड़ी। वह रोशनी आसमान की तरह नहीं बल्कि एक फरस पर संकुचित किरणें फैला रही थी। अब सुरंग के भीतर का रास्ता दिखाई दे रहा था। रोहित ने कान में कहा, टूल लाइन पर रहो, कौटिल्य तुम्हारा लूप लाइन रखो। अरबाज बाहर की कवर टीम को रेडी रखना। यदि कुछ भी गड़बड़ दिखे तो सिग्नल मोड पर ब्लैक कर देना। हर कदम पर उनकी सांसें धीमी थी और पक्की थी क्योंकि रोहित ने जो फाइल दी थी। कोई भी नहीं सोया था, किसी ने भी अपनी पलकें तक नहीं झपकाई क्योंकि वे जानते थे मिशन को हर हाल में पूरा करना है और जल्द से जल्द यहाँ से दिल्ली जाना है क्योंकि अपना घर अपना शहर अपना होता है। और जल्दी से रीड करके जैसे जैसे रोहित अब कह रहा था वे अच्छे से फॉलो कर भी पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी फाइल को अच्छे से रीड किया था। सुरंग सकरी थी, दीवारों पर पुरानी पाइपें और कैबिनेट के धुंधले निशान थे। टीम ने हाथ में ईएमपी चिप लगाई, गैस मास्क और हेड आउटेड कैमरा लिया और एनी ने दीवारों में लगे छिद्रों को पासवर्ड स्कैन भेजा। लोअर सेक्टर गैस फिल्टर्स एक्टिव।
वहीं रोहित की टीम का फर्स्ट पड़ाव हो गया था सेकंड पड़ाव, सुरंग का कठिन और क्लाइम साइलेंट मूव। सुरंग लगभग 200 मीटर तक झुकी हुई चली। बीच में कुछ पुरानी होच विंड्रो गर्ल्स थी, जहाँ किसी समय कारखानों के ऊपर पहुंचता था। जॉन आगे चला, उसकी मशीन चाल कुछ भी अचानक दिखे पर वह हमेशा रेडी रहता था। अचानक एक छोटा सा साउंड रिकॉर्ड कोटिला ने HUD के फ्लैश हुआ। फुटेज से इन 20 मीटर टिमटिमा रहा था। अब टीम ने सांस थाम ली। 3-3 की पंक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े। करण और स्वाति पीछे पीछे आ रहे थे। स्वाति का चेहरा शांत था, परंतु आंखें चौकन्ना थी। उसके अतीत और आज की लड़ाई दोनों उसकी रूह में गूंज उठी थी। जहाँ कुछ छुपा था, उसकी धीमी आवाज में छुपा था बहुत गहरा राज। धीरे धीरे करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सुरंग का आखिरी मोड़ अबलते ही टीम एक विशाल ओवरहोल में पहुंच जाती है। वहां पर बड़ा सा कंटेनर गिरा पड़ा था। चारों ओर छोटे छोटे कनीलर रोबोट घूम रहे थे। दीवार के पास एक एम्बिडेंट कंट्रोलर रैक था। कौटिल्य ने हाथ झटक दिया और ऊपर उठाया। अपनी हैकिंग लॉजिंग चालू कर दी। यहाँ पर सुरक्षा 3 लेवल पर है, बायोरेशन, नैनो चाल और टाइम सेसिंग। जॉन तुरंत चारों और तरफ अपना शोल्डर फैलाकर कैमरे को अब घुमाना स्टार्ट कर देता है। रोहित ने धीरे से कहा, आप सब सावधान। कंट्रोलर रैक पर कौटिल्य डाटा क्लोन करेगा। हम 5 मिनट में बाहर होंगे। कौटिल्य ने अपने पैड से अब फास्ट पाइपलाइन का ब्रेक करते हुए एक विजुअल हानि पॉइंट चालू कर दिया, जिसके कारण फैक्ट्री के भीतर संचार कुछ सेकंड के लिए भारी नेटवर्क से गुम हो गया। यानी कि उनका भारी नेटवर्क टूट चुका था। उसी बीच एनी ने अब ड्रोन अंदर के मॉडल एक्स को झुका दिया और कैमरों के फीड से रियल टाइम को भेजना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके टाइम 3:15 हो चुकी थी। कंट्रोल रूम सूना था। कई मॉनिटर चल रहे थे। कौटिल्य ने अब कॉम्पैक्ट करके हार्ड रीजर की ओर बढ़ा दिया, साथ में सिग्नेचर ड्रॉप कर दिया और डाटा रैक और ब्लूप्रिंट निकाल दिया। स्क्रीन पर खुलते ही फाइल अब बोलना स्टार्ट कर देती है। आगात 5 सेकंड, CFG डोज 16 कंपाउंड डिस्टर राउट केन। रोहित ने धीमे से फाइलों पर निगाह डाली और जुबान से कहा, ये वही डोज है, पावर ड्रग 16, ब्लूप्रिंट, वितरण नक्शे और क्लोन आइडिया। कौटिल्य शीघ्र कॉपी करो, मिरर बनाकर बाहर भेजो। जितना समय लगेगा उतना हमें चाहिए। जहाँ स्वाति मल्होत्रा ने भी ये लाइन सुन ली थी, पावर ड्रग 16, इसका मतलब इन लोगों ने डोज बना ली। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है, उसके डोज के सिवा मेरे सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रही हूँ, शायद मेरे अपनों को भी नहीं पता, अनिका को भी नहीं पता कि आखिर पावर ड्रग 16 कैसे बनती है, ये सब कैसे बना सकते हैं। लाखों ही सवालों के साथ उसका दिमाग भारी होने लग जाता है। तभी कौटिल्य की उंगलियां तेज थी। वह हंसा नहीं, पर उसके होठों में किनारे में छोटी सी तनी मुस्कान थी। उसकी तकनीक काम कर रही थी। एनी ने भी कुछ नाम टैग पहचान कर, कुछ नाम धुंधले थे। कटे हुए ID पर नाम बार बार आ रहा था। लियो कार्ड। कौटिल्य ने कहा, ये वही मास्टर टैग है जो लाल पत्रिका पर भी आ चुका था। जब टीम अपना पूरा काम कर रही थी, कौटिल्य ये सब कर रहा था, तभी विंडो से किसी की परछाई दिखी। एक मानवीय आकृति बिजली की तरह ऊपर की ओर चली गई। कंट्रोल रूम की ऊंची छत के पास की, जहाँ स्वाति के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि उसने शंभू का चेहरा देख लिया था। उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है। ये तो बरसों पहले ही मर चुका था, लेकिन वह हादसे में बूढ़े बाबा बच गए थे, लेकिन उनका चेहरा उस आग में झुलस चुका था। लेकिन इसका तो पता ही नहीं, ये तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था उस गाड़ी हादसे में, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है। अब लाखों ही सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है, अगर ये जिंदा है, लेकिन कैसे? इसे बचाने वाला कौन है और इसके पीछे कौन है? लाखों ही सवाल अब स्वाति के दिमाग में चल रहा था। स्वाति ने बिना सोचे ऊपर की ओर कूदना चाहा, पर सुरक्षा ग्लास और ऊंचाई के कारण वह सीधे नहीं पहुंच पाई। उसने रोहित की तरफ देखा, मैं उसे पकड़ लूंगी, पर तभी किंग ने उसी छत के किनारे पर अब चलकर एक छोटे से सॉफ्ट पर पैर रखते हुए एक नियंत्रण हेड साइड द्वारा हेलीकॉप्टर
बेकॉन सॉफ्ट को एक्टिव कर दिया। उसके पास पहले से ही हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। शायद उसका एक्सट्रैक्शन प्लान था। रोहित ने दौड़ लगाई, पर जॉन ने तुरंत मशीनी गियर से आगे बढ़ते हुए कुछ लिखित ब्लॉक पर लिखा। पर किंग इतनी तेजी से छत पर बढ़ा है कि जॉन की भी कवच कुछ दूर तक काफी गया, लेकिन वापस आ जाता है। किंग ने एक छोटी सी अब फाइल को कंपार्टमेंट के दबारा बोला और हेलीकॉप्टर की ब्लेड की ओर उछाल दिया। स्वाति चिल्लाकर कहा, नहीं। उसने पुरानी शक्ति जोड़कर ऊपर की ओर उछाला है और ऐसा लग रहा है जैसे कि छलांग लगाई हो। उस तक पहुंचने की कोशिश की, पर किंग पहले से ही हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था। बेल्ट घूम चुके थे और वह हवा की साज में उड़ गया था। उस रात को अंधेरे में वह कुछ दूर जा चुका था, मानो गायब हो गया था। रोहित ने आंखें अंधेरे पर दी। वहां हेलीकॉप्टर की रिकॉर्डिंग में किंग का चेहरा साफ दिखा। वही बूढ़ा बाबा, वही असिस्टेंट, पर अब उसके पास शक्तियां और साधना थी। स्वाति की कलाई कांपी। उसे अब स्पष्ट हो गया था कि बाबा किंग वही है, वही नया किंग है जिसे बरसों पहले वह खो चुकी थी। उसका एक असिस्टेंट जिसने वर्षों पहले उसकी दवाइयों पर नजर रखी थी, साथ में, क्योंकि स्वाति को पता था जो उसके पास बूढ़े बाबा रहते हैं, और साथ में शंभू जो अब किंग बन चुका है। दोनों ही उसके साथ हर टाइम काम करते थे, यहाँ तक कि अनिका की प्लानिंग से लेकर स्वाति के गायब होने तक का सभी बातों के बारे में उन दोनों को ही पता था। जहाँ किंग अपनी उड़ान भर चुका था, वहीं किंग के भागने के बाद टीम ने तुरंत अपना ध्यान बदलकर फैक्ट्री पर लगाया। किंग भाग गया है और अब खुल गया है था पावर डक 16 का वो खुलासा। स्वाति ने हरी त्रिशल नजर से हर कोने को जांचना स्टार्ट कर दिया। वह मिले दृश्य और मनुष्यता को कपा देने वाला ही था। बंधक कैंप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंप थे जिनमें लोगों को छोटे छोटे कक्ष में कई लोग बंधे हुए थे। उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे। चेहरों पर धूल और थकावट की कुछ कमजोरी सांसें साफ दिखाई दे रही थी। कोटिले ने यूपी स्कैन किया और ये लोग विभिन्न देशों के थे। कुछ वैज्ञानिक, कुछ मजदूर, पर कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पेरिस के ही थे, किसी वजह से गायब हो चुके थे। वहीं पाउडर वेयरिंग स्टेशन, एक बड़े हॉल में टेबल पर अब सुइयों में शुष्क कैंडरों और छोटे छोटे वेल रखे हुए थे। एक तरह बड़े बेल का लेबल था। 2 सक्शन पावर ट्रक्स। कर्मचारी वहीं मशीनों के आगे खड़े थे। कुछ बेहोश पड़े थे तो कुछ चुप थे। हर एक के पास एक छोटी डायरी मिली जिससे लिखा था किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उम्र, डीएनए, मैट्रिक्स और एक अंतिम लाइन, एडमिनिस्टर नेक्स्ट व्हेन ऑथराइज्ड बाय आर्कॉन। ये सब लिखा हुआ था। तभी कुछ औरतें और कुछ पुरुषों की तस्वीर, उनके केस स्टडी और एक मैनुअल एस प्रोडक्ट और साथ में प्रोजेक्टर दिखाई दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने उसे चला दिया। जैसे जैसे प्रोजेक्टर चल रहा था वैसे वैसे उनकी सांसें थम रही थी। जिस स्वाति ने पढ़ते ही कांप उठी, जिसे लिखा था पावर ड्रग्सिन 16 डोज की श्रृंखला। हर डोज के बदले कुछ फैंटोलिज सिस्टम में चेंज होगा। अंतिम चरण में व्यक्ति मर भी सकता है या फिर अपनी पावर को भी प्राप्त कर सकता है। जो स्वाति ने डोज बनाई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम थे, लेकिन सेम ऐसे ही सिस्टम इस डोज में भी है। ये सब स्वाति के दिल और दिमाग में घूम रहा था। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन स्वाति किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि रोहित के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये पावर ड्रग्स सबसे पहले स्वाति द्वारा तैयार की गई थी। एक वहां पर ऐसा रूम मिला जहां पर डिवाइस रूट रखे हुए थे, जहां पेरिस से जिनेवा तक मार्केटिंग विवरण के रूट्स दिखाए गए थे। थाम से अब क्लाइंट सिस्टम लिस्ट बनी हुई थी जिनके साथ वे आयात निर्यात करने का काम कर रहे थे, जिसे कुछ नाम ऐसे थे जो सरकारी ऊंचे अधिकारियों से जुड़े हुए थे और कुछ इनका प्रतीक भी थे। स्वाति ने आंसू रोकते हुए कहा, ये वही प्रयोग है जिसके बारे में मैंने बचपन में सपने में भी नहीं सोचा था। कि उसकी आवाज में अफसोस और क्रोध दोनों ही दिख रहे थे। अब स्वाति कर भी क्या सकती थी जिसे ना बना सके पावर ड्रग 16 को। उसके लिए तो उसने अपना पूरा ही जीवन एक जंगल और गुमशुदा में बिता दिया। लेकिन उसे क्या पता था ये पावर ड्रग्स तो 16 बन चुका है, भले ही उसमें कुछ खामियां हो, लेकिन बना तो दिया गया है।
अब रोहित एक्टिव मोड पर आ जाता है क्योंकि रोहित ने हर रूम को चेक कर लिया था, हर गलियारों को चेक कर लिया था। वहां पर कम से कम 200 से 400 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिनमें बूढ़े, बच्चे, साथ में एज डिफरेंस के कम से कम 5 साल के डिफरेंस के साथ बच्चों को एक एक कैबिन बनाए गए थे, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। रोहित ने कहा, पहले बंधकों को सुरक्षा, फिर डेटा को निकाल, फिर हम किंग को घेरेंगे। जॉन और अर्जुन सिंह ने पहले ही बंधकों को रस्से काटने स्टार्ट कर दिए थे, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। तो वहीं पर स्वाति अभी घबराई हुई थी। स्वाति कौटिल्य ने अब उनका मेडिकल स्कैन किया और बेस के द्वारा अब सहायता भेजनी स्टार्ट की। कौटिल्य ने फाइलों को अब क्लोन कर दिया गया था, पास के छोटे से डिवाइस पर अब मिरर भेज दिए थे। तभी एनी ने लगातार कैमरा फिट्स और नाम टैग से कुछ नाम पकड़े। कई नाम ऐसे लाल पत्रिका में कटे हुए थे। अब उनका आइडेंटिटी मैच पूरी तरह से हो चुकी थी। क्रोन के नीचे एक जटिल नेटवर्क था, जिसमें किंग और उसकी जड़ तक पहुंचने का सारा ही काम, सारी ही सत्ता के पीछे व्यक्ति लिखे हुए थे। जब बंधकों को बाहर निकाला जा रहा था, तभी स्वाति ने रोहित की आंखों में देखा। उसका चेहरा धुंधला था, निशान सदा हुआ था। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी खोज का नतीजा ऐसे लोगों को जिंदगी छीन सकता है और जिंदगी छीनने का माध्यम बन सकता है। मैंने जो दवा बनाई थी वह बचाने के लिए थी, पर किसी ने उसे हथियार बना लिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? पहले ही मैं इतनी पश्चाताप की आग में जल रही हूँ, ऊपर से इन लोगों को देखकर, क्योंकि जितने भी व्यक्ति मिले थे सभी की कंडीशन इतनी बुरी थी, मानो उन्हें कई महीनों से बस इतना खाना दिया जा रहा था जिससे कि वे जीवित रह सके। कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ यंग थे। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब तुम सच जान गई हो तो प्लीज दुनिया के सामने लाओ, और जो कुछ भी हुआ है उसका हिसाब किताब तो उन्हें करना ही होगा। स्वाति ने धीमे से स्वर में कहा, उसने मेरे भरोसे को दुरुपयोग किया है, वह मेरे ही हाथ से जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों में गहरा मलाल था और साथ ही निश्चय की लो थी। अब वह इस गली से हटेगा। समय करीब 3:40 हो चुकी थी। भागना और नया लक्ष्य। टीम ने बंधकों को सुरक्षित वैन्स में बिठाया और कौटिल्य ने डाटे को मिरर में भेज दिया। एक मेल के सर्वर पर एक इंटरपोल आउटपुट अब निष्क्रिय स्टार्ट हो गया था। अब जॉन ने ठोस सुरक्षा कवच बनाया और रोहित की आखिरी बार फैक्ट्री की, क्योंकि अब कौटिल्य और साथ में जॉन को हेलीकॉप्टर की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। आखिर किंग शहर के ऊपर उड़ चुका है और कौटिल्य ने अब ट्रेसिंग लगाई। हेलीकॉप्टर का रूट टिक गया था, वह जिनेवा की ओर जा रहा है। रोहित ने अपनी टीम को देखा, हम उसके अकेला नहीं जाने देंगे। यह लड़ाई अभी खत्म ही नहीं हुई है, अभी असली चेस स्टार्ट होगा। इतना कहकर वह हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि हमें भी उसका पीछा करना होगा। अगर वो हमारे हाथ लग जाता है उसके बाद ही ये मिशन कंप्लीट होगा। सभी के फेस चेहरे पर एक शांति की भावना थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे उन्हें लड़ते हुए, लोगों को बचाते हुए। अब सभी बिल्कुल शांत खड़े थे। जहाँ पर रोहित ने एक बड़ी सत्ता को स्थापित कर लिया था, क्योंकि किंग को वादा जो किया था क्यों पहले वह उन व्यक्तियों को आज़ाद करेगा जिन पर वह इस पावर ड्रग्स 16 इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है। रोहित ने सभी को आज़ाद कर दिया था और चिराग और अब्दुल को बोल दिया था कि जल्द से जल्द इनका उपचार होने के बाद इन्हें इनकी फैमिली के पास सौंपा जाए, जो विदेश में है या फ़ौरन से जिन लोगों को पकड़कर यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था उन्हें वापस उन्हें देश भेजने का भी इंतजाम किया जाए। ये सब सुनकर अब्दुल और चिराग वहाँ से जा चुके थे। वहीं रात का पहला हिस्सा समाप्त हो चुका था। अब सुबह होने लगी थी। टीम महल लौट आई। लोग थके मारे पर विजय थे, उनके हाथों में सच का दस्तावेज था, लेकिन किंग का चेहरा अभी भी हवा में तैर रहा था। रोहित ने निश्चय जताया कि अब मामला सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें समय चाहिए। अब मीडिया, इंटरपोल और स्थानीय पेरिस पुलिस के समन्वय से, ताकि जब किंग पर वार किया जाए तो वह कहीं भी भाग ना पाए। स्वाति थकी थी पर सजग थी। बोली, मैं अब असली गवाह बनूंगी और मैं उस आदमी का पर्दाफाश करूंगी, साथ में उसे यहाँ तक खींच कर लाऊंगी। लाखों ही सवाल स्वाति के मन में थे। उसकी आवाज़ में भी अब कोई डर नहीं था, सिर्फ जेन्युइन गुस्सा और सच्चाई की छाप थी, क्योंकि
अब उसका पुराना या फिर ये कहा जाए उसका अतीत उसके सामने आ चुका था। भला पिछली बार तो वह खुद भाग गई थी, लेकिन अब तो बनाने वाला कोई और है। अब तो वह उसे भगाकर ही दम लेगी। ये सब सोच ही रही थी। एक मोड़, एक कहानी का आगे का रास्ता। यहाँ पर बड़ा समापन हुआ। प्रोजेक्ट आगात का प्रमाण बिल्कुल बर्बाद तहस नहस कर दिया। किंग का चेहरा पहली बार सामने आया। साथ में स्वाति को भी सच का पता चल गया कि आखिर किंग कौन है। अब किंग जिनेवा भाग गया है। क्या रोहित वहां पर जाकर उसे पकड़ पाएगा, या फैक्ट्री के अंदर जितने भी अनैतिक प्रयोग बंधक मिले थे, ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या दुनिया में हलचल मच जाएगी, या फिर अब रोहित पकड़ने जाएगा उस किंग को उसके जनेवा में? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें सार्थक स्टोरी एफएम के साथ। क्या रोहित उसके साथ फाइट कर पाएगा? क्या वापस आ पाएगा? अनेकों ही सवाल जो रोहित के भी इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, क्योंकि रोहित को पता चल चुका था कि सामने वाला काफ़ी खतरनाक है। भले ही दिखने में रोहित से काफ़ी उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी वह ताकतवर है, क्योंकि जब उसने छलांग लगाई तभी रोहित ने ये सब नोटिस कर लिया था, क्योंकि कम से कम 10 फीट दूर उसने अपने जंप किया था। ये देखकर रोहित हैरान था। यहाँ कौटिल्य लगातार भूमिका के साथ बैठकर अब उस जनेवा हवाई मार्ग को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी स्क्रीन पर अब ब्लीप चलना स्टार्ट हो गया था। वही हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री से उड़ा था दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रोहित ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये सब मैसेज लगातार अब कौटिल्य रोहित के पास सेंड कर रहा था। उसकी आंखों में वही अटक ठहराव था जो किसी नेता के पास होता है, पर छाती में एक अंदरूनी जलन भी थी। हम उसे जनेवा पर ही रोकेंगे, उसने कहा। इंटरपोल के संपर्क करो और इंस्पेक्टर अरबाज तुम्हारे पास लोकल कनेक्ट कर कर आगे के बारे में तुम्हें हिदायत देंगे। अब इंस्पेक्टर अरबाज ने गर्दन घुमाई और थोड़ी देर बाद, अब काफ़ी नहीं है, हम एयरपोर्ट पर जहाँ रोहित सुबह जैसे ही उठता है ब्रेकफास्ट करके अब सभी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अनिका आज भी घर थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने कहा, मिस्टर मारवा, अगर आप चाहो तो मैं क्या कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? अब रोहित हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित अनिका को यही तो बोलकर जाने वाला है। तभी रोहित के दिमाग में एक आइडिया आता है। अनिका से कहता है, ठीक है अनिका, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं घर पर आज बच्चों की ट्रेनिंग करूंगा। इतना कहकर अनिका जल्दी से रेडी होती है और सिलिकॉन वाला फेस मास्क पहनकर वह वहाँ से चली जाती है। एनी उसे छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन एनी उसे छोड़कर वापस आ जाती है। वहीं कौटिल्य और साथ में पूरे टीम के मेंबर्स अब धीरे धीरे करके अब वापस लैब में इकट्ठा हो जाते हैं। कौटिल्य लगातार अपने लैपटॉप की पर अपनी निगाह बनाकर रखे हुए था, क्योंकि लगातार वह जनावा के हवाई मार्ग को लाइव ट्रैक कर रहा था। स्क्रीन पर अब ब्लिम चलता हुआ दिखा रहा था, वही हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री से उड़ा था दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रोहित ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वह अटल ठहराव था जो किसी एक महान नेता के पास होता है, पर छाती में एक अंदरूनी जलन भी थी। हम उसे जनेवा पर ही रोकेंगे, उसने कहा। इंटरपोल के संपर्क कर लिया गया है। इंस्पेक्टर अरबाज ने तुम्हारे पास एक लोकल कनेक्ट किस हद तक है? इंस्पेक्टर अरबाज ने गर्दन घुमाई, थोड़ी, पर काफ़ी नहीं है। हम एयरपोर्ट पर पैकेजिंग और रनवे के पास जल्दी से एक्शन करना होगा। एनी ने अब ड्रोन की रियल लाइट को फीड भेजी और जॉन ने अपनी भारी बाहों को ठीक किया। चिराग ने अब पासपोर्ट को लोड किया और वैकल्पिक रूप से तैयार किया। अब वहीं पर करण गुलेरिया ने अब महल पर अपनी जिम्मेदारी ली ताकि वह बच्चों की देखरेख कर सके, लेकिन दूसरे ही पल बलबीर सिंह करण गुलेरिया के पास आते हुए कहते हैं, नहीं, अनिका को भी मैं अपने पास अपनी बातों में उलझा कर रख सकता हूँ, लेकिन आपसे ये नहीं होगा, इसलिए आप रोहित के साथ जा सकते हो। टीम ने अब पल भर में अपनी पूरी ही तैयारी कर ली थी। फैक्ट्री विजय होने के बाद जो भी सामान उन्हें मिला था धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लिया था। साथ में वहाँ से निकलने के लिए जनेवा की तरफ उड़ चले। रोहित ने अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर मंगा लिए थे, सभी उनमें सवार हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी जनेवा तक जो जाना था इतना टाइम नहीं था कि वे गाड़ी से होकर जाएं, इसलिए रोहित के पास पहले से ही कई हेलीकॉप्टर वहां पर रखे गए थे। अब सभी दो दो का पेयर बनाकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और वहां से उड़ान भर देते हैं।
जनेवा जनेवा की लाइट्स नीचे थी। पानी की गंध और हवाओं में घुली हुई जल रही थी। हेलीकॉप्टर ने शहर की बाहरी आहट पर उतरकर जो जगह छोड़ी वहाँ एक छोटा सा शिपिंग हैब था जहाँ काला सफेद लोरी खड़े थे। किंग की फीड थी कि वह कांपती सी स्लो मोशन में दिख रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरकर वह एक काली टोपी और मफलर की खुद को छिपा कर रह रहा था। रोहित की टीम ने 3 तख्तों और पोजीशन ली। कौटिल्य की आंखें कूटनीति की शहर में इधर उधर जगमगा रही थी। वहीं अर्जुन के हाथ में सही निशान था। तबकि जॉन ने मेटालिका और सन्नाटे को ताकत बनाई अपनी। हम उसे घेर लेंगे, रोहित ने फुसफुसाकर कहा कि उनकी आवाज में उस रात की ठंडक थी पर इरादा गर्म था। पीछा सड़कें और गलियां और अचानक टकराव। किंग हाफ कर आगे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि लगातार उसे लग रहा था कहीं उसका पीछा कर रहा है ये लोग। इसलिए किंग ने अब उस होटल से एग्जिट करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। साथ में उसके कई लोगों अपनी अपनी गाड़ी में आसपास उसकी गाड़ी को बीच में करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि वह वहां पर किसी से मिलने के लिए जा रहा था। वे लोग कारों के जरिए अब निकल पड़े थे। रोहित ने अब ड्राइव वेन के जहाज में पकड़कर उनकी दिशा को पीछा किया। कार में गली की सक्रिय और साथ में उबड़ खाबड़ जगह थी। कौटिल्य ने हर रोड कैम को लाइव देख रहा था और टीम का निर्देश दे रहा था, तीनों साइड से उसे घेरो। तभी मैं कहूँ तो रेड लाइन चालू कर देना, क्योंकि सभी ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। धीरे धीरे करके अब सभी ने गोला बनाकर उसे घेरने का इरादा किया। किंग चालक निकला। जैसे ही रोहित की वैन में उसके पीछे की सकरी सड़क ली, अचानक सामने वाली गली से एक नकाबपोश एक छोटा सा रैक दिखाई पड़ा। वे सड़क का रुख बदलने लगा जैसे ही किसी ने पुराने खेल की परफेक्ट स्क्रीन को देख रहा हो। रोहित ने ब्रेक लगाई। जो ने बाहर कूदकर 2 नकाबपोशों को रोक दिया, मगर उसी पर सामने से हवा में एक छोटी सी आवाज गूंजी, ट्रैप एक्टिव्ड। रोहित की आंखें चौंक गई और कौटिल्य का HUD पर अलार्म टूट गया। वे किसी नोन और साथ में लैथल और एनिसिक्ट की मदद से रास्ता बंद हो चुका था। पुल के ऊपर का साइड शिफ्ट हो चुकी थी। देखते देखते ट्रैफिक की अब लंबी कतार हो गई थी। अब काफिला रुक गया था और तभी एक तेज लोस के साथ एक छोटा सा पोर्टेबल गेट नीचे से टिका। चारों तरफ लोहे के सर्कुलर गोले बने हुए थे। रोहित ने तुरंत गाड़ी से कूदने की कोशिश की, पर उसके पास कुछ सेकंड ही थे। किंग उसी समय धीमे चलकर अब निकट आया। उसके हाथों में एक छोटा सा बस्तर था। वैसे लग रहा था जैसे किसी भी प्राइवेट हैंडल के साथ किसी का खास उपकरण की तैयार किया गया हो। किंग ने रोहित की ओर देखा और उसकी आंखों में वही ठंडक थी, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रोहित मारवा, तुम बहुत नौजवान हो। मैं तो तुम्हारी उस फाइट पर ही फिदा हो गया था जब तुम उस छत पर फाइट कर रहे थे। लेकिन मुझे ये तो बता दो, आखिर दूसरा व्यक्ति कौन है? इतना ही कहता है कि रोहित चुप रहता है और फिर सबको रफ्तार से चला जाता है। नकाबपोश ने रोहित को घेरे में ले लिया था। एक ने गैर चैम्बर जैसे कोई स्प्रे छोड़ा। जॉन झट से अब खुद कर रोहित को बचाने लगा, पर किंग की एक मछली नुमा चाल से सब कुछ अलर्ट हो गया था। उसने एक छोटी सी डिवाइस एक्टिव किया और जमीन के नीचे से एक तहखाना परत खुल गई। एक अंधा कमरा बदबू आ रही थी जिसके अंदर थे। उसमें से कंटेनर था। उसमें ब्लैक कैनक से रोहित को खींच लिया, जो कि उसे अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे थे। वहीं जॉन लगातार रोहित की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ एडवांस तरीके के रोबोट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। रोहित आखिरकार बाहर टीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही मासूम और ठान थी जो भागो उसे पकड़ो। उसने चीखा, पर उसके शब्द हवा में घुल गए। नकाबपोशों ने एक झटके से उसे बंद कमरे के भीतर फेंक दिया। अब ढक्कन नीचे गिर गया और ऊपर से बारीक सी सील की आवाज आई।
जॉन ने उसे चिपक कर ढक्कन को खड़खड़ाया, पर लॉक बिल्कुल फास्ट तरीके से लग गया, मानो नीचे का कमरा अब कभी था ही नहीं। हेलीकॉप्टर की ब्लेडों की गूंज ने उस जगह को घेर लिया था। अब किंग पहले से तैयार हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था। हेलीकॉप्टर अब उड़ान भर चुका था। किंग उन बूंदों की तरह हवा में गायब हो चुका था, रात के काले पर्दे के पार। जहाँ लगातार सभी अपनी बैंड के अंदर उस सब दृश्य को देख रहे थे, जहाँ बची हुई टीम सदस्य गुस्सा और खालीपन से अधूरे रह गए थे, क्योंकि उनके कमान देने वाला तो गायब हो चुका था। ये सब हादसा इतनी अचानक हुआ क्योंकि जैसे ही इंस्पेक्टर अरबाज अपनी आंखें बंद करता है, कुछ देर पहले जो हादसा हुआ उसे सोचने लग जाता है कि जैसे ही रोहित उन सभी को कमान दे रहा था, अचानक से रोहित ने अपनी गाड़ी को आगे किया। लेकिन रोहित जिन गाड़ियों का पीछा कर रहा था, अचानक से वो गाड़ियां रुक गई और रोहित की तरफ उनमें से एक व्यक्ति रोहित की तरफ अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रोहित उसे देखता है, तभी वह जॉन को कुछ कमान देता है। जॉन उस पर हमला करने के लिए जैसे ही बढ़ता है, अचानक से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की गाड़ी में से, क्योंकि जो अब नया किंग है, उसकी गाड़ी में से कुछ छोटे छोटे रोबोट या फिर क्लोन निकल रहे थे, जो लगातार अब जॉन के अंदर घुसकर उसे डैमेज करने का काम कर रहे थे, जिसे कि वह अपने आप और अपने दिमाग से अच्छे से काम ना कर पाए। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। रोहित जब अपनी टीम को कमान दे रहा था, अचानक से ऐसे ही रोहित अपनी टीम को कमान दे रहा था, क्योंकि रोहित गाड़ी से उतरकर उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसकी गाड़ी को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, या ये कहा जाए उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और साथ में ऑटोमेटिक थी, खुलने का नाम नहीं ले रही थी। यही सब रोहित के दिमाग में चल रहा था, आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे करके रोहित के पास आता है, ये और कोई नहीं बल्कि संबूत है, किंग। अब वह किंग धीरे धीरे करके आ रहा था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ट्रांसमिट डिवाइस लगे हुए थे, जिसे कि आसपास इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है उसके साथ संपर्क टूटने लग जाए। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे रोहित का उसके साथियों से भी कनेक्शन टूट रहा था। बिल्कुल कुछ देर के लिए तो वह सब कुछ ब्लैंक हो चुका था, लेकिन दूसरे ही पल जब रोहित से उस डिवाइस को दूर किया गया, सभी के फ़ोन या फिर उस बैंड के अंदर वह स्क्रीन आनी स्टार्ट हो जाती है। एनी भी भागकर उस तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कौटिल्य रोक लेता है, क्योंकि जब जॉन कुछ नहीं कर पाया, भला एनी क्या कुछ कर सकती है। जब टीम के मेंबर्स पूरी तरह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार टूटने का काम कर रहा था। जैसे ही रोहित को गाड़ी के समेत उस कंटेनर के अंदर ले लिया जाता है, उसके तुरंत बाद उसके संपर्क पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था आखिर उसे कहाँ पर किस तरह से कैद किया गया, क्योंकि रोहित ने सब कुछ बड़े ही प्लान के साथ मास्टरमाइंड खेल खेला था, लेकिन वह अपने ही खेल का शिकार हो गया। ये तो पहली बार ही हुआ था। अब रोहित को पाबंदी बनाकर अपने पास रख लिया गया था। ये सब सोचकर टीम के मेंबर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं, आखिर किसकी कमान के साथ अब वो काम करेंगे। ये सब उनके दिमाग में चल रहा था, जहाँ पर एनी और जॉन अब रोहित जहाँ से गायब हुआ था उसे बार बार देख रहे थे। जो वहाँ पर ढक्कन लगा हुआ था, उसे भी एनी और जॉन द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन रोहित की गाड़ी किसी भी चीज़ का नामो निशान उन तक नहीं पहुँचता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सस्पेंस से भरी हुई अनिका की सोच से परे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना। एक से ज़्यादा करोगे आपकी मर्ज़ी है, और साथ में अगर मैं साथ ही साथ रिप्लाई ना दूँ, लेकिन बाद में मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि मुझे फ़ीवर है, अभी मैं बस लेटने ही वाली हूँ। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आपकी इतनी सारी विशेष के साथ मैं जल्दी से रिकवर हो रही हूँ, और अभी मेरे पास आज की मेडिसिन है, तो मैं कल ही जाऊँगी डॉक्टर के, तब तक शायद मुझे कल तक आराम हो जाए। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।